हेलो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक एनवीएस, केवीएस, सीटेट, एचटेट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म डू द वाटर मॉलिक्यूल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी? इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी? अब यहाँ पे तीन फॉर्म शो करेंगे, फर्स्ट इज आइस, सेकंड वाटर, थर्ड स्टीम। आइस जो है सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड एंड स्टीम जो है हमारी गैसियस फॉर्म है। हमको ये पता, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ सेपरेशन बहुत कम होता है। तो उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बिल्कुल क्या होगी, कम। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो सबसे जो कम काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी सॉलिड में होती है। फिर लिक्विड में सबसे कम जो होगी सॉलिड में, फिर क्या आएगा लिक्विड, फिर क्या आएगा गैस। तो गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेस काइनेटिक एनर्जी किसमें है, तो किसका आंसर आएगा आइस। आइस कौन सी फॉर्म है, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? इनमें से किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? पार्टिकल एट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी सेम क्वेश्चन टाइप है। पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो देखो आइस सॉलिड फॉर्म होगी, ये वाटर एट 0 ये भी सॉलिड। तो वाटर और पार्टिकल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्टीम किसकी फॉर्म है, गैस। और अभी मैंने बताया था कि गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैंने अभी बताया था। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखो हमारे पास आइस है, आइस का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड मतलब वाटर में, सॉलिड लिक्विड में। फिर लिक्विड को हम अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो गैस। तो हमें पता है धीरे धीरे जैसे जैसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, पार्टिकल दूसरे से फार अपार्ट जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और प्रेशर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। स्ट्रॉन्ग किसमें होगा, तो मैंने भी बताया था कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर सॉलिड में, फिर लिक्विड और फिर क्या आएगा, गैस। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस हो सकती है। नेक्स्ट है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल लिक्विड फॉर्म है, ये क्या है, वाटर, वाटर भी लिक्विड फॉर्म है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और NaCl कौन सी फॉर्म होती है, सॉलिड। और हमको पता है इंटर मॉलिक्यूल जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा वो किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सॉलिड में। तो सॉलिड, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on arranging water, sugar and oxygen, increasing order of force of attraction between their particle, which of the following will be the correct arrangement? अगर हम अरेंज करें वाटर को, शुगर को, ऑक्सीजन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसमें ज्यादा होगा, हमें बताना है कौन से पार्टिकल में। अब देखो इंक्रीजिंग, पहले तो इस पे ध्यान दो, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले जो होगा उसके अंदर कम होगा फोर हमारा अट्रैक्शन, और दूसरे में ज्यादा, और लास्ट में सबसे ज्यादा। तो अब देखो तीन, हमारे पास ऑप्शन में तीन वर्ड है, एक वाटर है, एक ऑक्सीजन है, एक शुगर है। हम सबको पता है वाटर कौन सी फॉर्म है, लिक्विड, ऑक्सीजन गैस, और शुगर क्या है, सॉलिड। तो हमें पता है जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में। ठीक है, तो सॉलिड लास्ट में आना चाहिए। तो पहले क्या आएगा, गैस फॉर्म, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो इस ऑप्शन नंबर डी में ऑक्सीजन दे रखा पहले, मतलब गैस, फिर वाटर मतलब लिक्विड, और फिर क्या आएगा, शुगर, शुगर मतलब सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्ज वॉल्यूम compressed natural gas मतलब CNG is available in small cylinder to us due to its property। देखो कोई चीज स्मॉल में आ रही है, इसका मतलब हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तभी तो वो स्मॉल चीज में भी आ रही है। हाई इन्फ्लामेबिलिटी नहीं, अगर हाई इन्फ्लामेबिलिटी का स्मॉल स्पेस से कोई मतलब नहीं है। इजीली, इजी अवेलेबिलिटी नहीं। हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, हम उसको अच्छे से कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में भी क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द रिलेटिव रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, रैंडमनेस और आर्टिकल इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। रैंडमनेस का मतलब मूवमेंट, कि इनमें से किसके अंदर रैंडमनेस और आर्टिकल ज्यादा है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। देखो हमें पता है रैंडमनेस किसमें ज्यादा होती है, गैस में, फिर क्या आएगा लिक्विड, फिर क्या आएगा सॉलिड। तो अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर रैंडमनेस में गैस सबसे पहले दे रखी है, तो देखो ये है हमारा, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। गैस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर क्या आएगा, सॉलिड। नेक्स्ट, तो इसलिए इसका आंसर सेवंथ का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर गैस। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब गलत है। देखो फर्स्ट ऑप्शन, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। हमें तो बताना रॉन्ग, इसमें देखो ध्यान देना। वॉल्यूम द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कन्फाइंड द गैस। ये बोलेगा वॉल्यूम गैस का इक्वल होगा जितना उसको कन्फाइंड करेगा गैस को कंटेनर में, तो ये भी बात ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, कन्फाइंड गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है। जिसमें आपने गैस को डाला है वो यूनिफॉर्म प्रेशर ही लगाएगा सब पर। तो मास ऑफ द गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेट द कंटेनर इन विच इट इनक्लोज। क्या हम गैस मास गैस का नहीं बता सकते हम अगर वेट कर दे कंटेनर को, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिक्विड फेस। इनमें से कौन है जो डिस्क्राइब करता है लिक्विड फेस को। फर्स्ट, इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी। इसका गैस का ये इसका लिक्विड का बताना है, तो डेफिनेट शेप है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। हमको पता है इट इज डेफिनेट शेप बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। शेप तो डेफिनेट है बट डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, तो ये वाली बात भी गलत है। क्योंकि हम सबको पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप कभी भी डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि हम उसको जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप को ले लेता है। अगर हम कटोरे में डालेंगे तो कटोरी की ले लेगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास की ले लेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। It is definite volume but not definite shape. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हम सबको पता है ऐसी कौन सी मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे, दैट इज मर्करी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। 11th क्वेश्चन, गैस आर इजिली कंप्रेस बट लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस, विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। गैस को इजिली कंप्रेस कर सकते हैं बट लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, देखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल स्ट्रॉन्गर दैट ऑफ लिक्विड। तो ये बात तो गलत है। हम सबको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड के अंदर ज्यादा होती है, फिर लिक्विड और फिर गैस। तो गैस में तो सबसे कम है। ये कह रहा है कि लिक्विड गैस की ज्यादा लिक्विड से, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, गैस आर्टिकल स्पेस फर्दर अपार्ट देन लिक्विड पार्टिकल। हम सबको पता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं स्पेस अपार्ट होते हैं, हाँ उनमें स्पेस ज्यादा होता है लिक्विड से, तो ये बात तो ठीक है। गैस पार्टिकल हैव लेस एनर्जी देन लिक्विड, ये बात रॉन्ग है। गैस पार्टिकल में भी उतनी एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड वालों से। गैस पार्टिकल है मोर रैपिडली देन लिक्विड पार्टिकल। गैस पार्टिकल जो है मूव करते हैं मोर रैपिडली, जल्दी मूव करते हैं देन लिक्विड पार्टिकल, तो ये बात भी ठीक है। हमें बताना था गैस आर इजिली कंप्रेस बट लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। ये किस स्टेटमेंट से सही बात चलती है। हम देखो कंप्रेस की जो बात है वो इस पर डिपेंड करती है कि जो गैस के पार्टिकल है उनमें स्पेस जो है फर्दर अपार्ट होता है लिक्विड से। तो इसका आंसर होगा हमारा बी होगा कि गैस पार्टिकल स्पेस फर्दर अपार्ट देन लिक्विड, इसलिए गैस को इजिली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल को एक दूसरे के क्लोज लाया जा सकता है। कंप्रेस का मतलब होता है एक दूसरे के क्लोज लाना, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। सोडियम मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। सोडियम वेपर लैम्प जो है हमारा वो हमें देता है गिव येलो ऑरेंज लाइट। विच स्टेटमेंट अबाउट 3 स्टेट ऑफ सोडियम मेटल इज करेक्ट। इन 3 बातों कौन सी स्टेटमेंट बताती है। देखो कि सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है। सोडियम वेपर लैम्प गिव येलो लाइट और ऑरेंज लाइट देता है। देखो पहला ऑप्शन है द पार्टिकल इन द सोडियम सोलिड सोडियम आर मोशनलेस। जो पार्टिकल है सोलिड सोडियम में वो मोशनलेस होते हैं, ये वाला पॉइंट कर रहा है। लिक्विड सोडियम हैव नो फिक्स वॉल्यूम। या फिर द पार्टिकल इन लिक्विड सोडियम आर पैक इन ऑर्डर मैनर, कि लिक्विड सोडियम में ऑर्डर मैनर होंगे। देखो ये ऑर्डर मैनर में तो हो ही नहीं सकते, लिक्विड स्टेट है, सोलिड में ऑर्डर मैनर हो सकता है। सोडियम वेपर हैव नो फिक्स वॉल्यूम, क्या ये स्टेटमेंट करती है कि सोडियम वेपर का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। देखो पहली बात पॉइंट, इन इसका जो आंसर होगा हमारा 12th का वो आंसर है डी। अब देखो समझो कैसे कि सोडियम मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और देखो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो अभी देखो लो किसका होता है, सोलिड का तो लो होता नहीं, सोलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये बता रखा है कि सोलिड वेपर लैंप गिव येलो ऑरेंज लाइट, और ये बता रखा है कि सोलिड सोडियम वेपर जो है हमारा वो क्या दे रहा है हमारे को, लैंप और येलो ऑरेंज लाइट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम वेपर है ना यहाँ पे उसको कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, तभी स्टेटमेंट सेटिस्फाई होंगे, और स्टेटमेंट जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए इसका आंसर डी है। 13 क्वेश्चन है पैराफिन वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स। जो पैराफिन वैक्स होते हैं उनसे हम कैंडल बना सकते हैं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर कैन अ बर्निंग कैंडल एग्जिस्ट। कौन से स्टेट में बर्निंग कैंडल एग्जिस्ट करती है। सबको पता जो हमारी कैंडल होती है
उसके अंदर हमारी कौन सी फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है, उसके अंदर दोनों चेंज होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी वो उसके अंदर बाती जो होती है वो चलती है, तो वो तो केमिकल चेंज है। लेकिन जो हमारा वैक्स होता है वहां पे कौन सा चेंज होता है, फिजिकल होता है। तो वहां पे कौन सी स्टेट, वहां पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो इसका आंसर होगा डी होगा, 1 2 3, तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हम सबको पता है ये बात। ठीक है, तो इसका आंसर है 13 क्वेश्चन का डी। 14 क्वेश्चन देखो, आदित्य टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम फॉर डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसको हीट कर रहा है, ही कीप ऑन टेकिंग इट्स टेम्परेचर रीडिंग, फिर वो टेम्परेचर की रीडिंग लेता है। ही ऑब्जर्व दैट की टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो बताओ खुद कि जब स्टेट चेंज होती है तो हम सबको पता है टेम्परेचर रिमेन क्या होता है, कांस्टेंट। ये हम सबने इस चैप्टर में पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर। तो हमें बताना है इसके अंदर, ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग रेगुलरली, कि वो टेम्परेचर जो है इरेगुलरली इंक्रीज होता रहेगा। कीप ऑन इंक्रीजिंग इरेगुलरली, वो इंक्रीज करेगा लेकिन इरेगुलरली। फर्स्ट इंक्रीज स्लोली देन डिक्रीज रैपिडली एंड इवेंचुअली बिकम कांस्टेंट, ये होगा। या फर्स्ट इंक्रीज ग्रेजुअली एंड देन बिकम कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि जब एक स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से कोई लिक्विड में जाएगा, तब तो हम स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो पहले जब हमने उसको हीटिंग दी तो फर्स्ट तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, नो डाउट ग्रेजुअली, लेकिन बाद में वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। गैस आर लिक्विफाई अंडर, गैस को इजिली लिक्विफाई करना हो तो देखो सबको पता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या होता है गैस, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, हम क्या करते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस क्या होता है इवेपोरेशन। तो इसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है लेकिन हमें गैस को लिक्विफाई करना मतलब बैक आना है, गैस से लिक्विड बनाना है, तो हमको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। ऐसा क्यों, क्योंकि हम सबको पता है गैस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं और लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो हमें एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए उन पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा हाई प्रेशर लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, लो। ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी आंसर होगा। इन विच कन्वर्जन डू वाटर मॉलिक्यूल लूज स्पीड, इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल वो अपनी स्पीड को लूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी स्पीड को वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहे होंगे, तो देखो कौन सी ऐसी स्टेट है, जब आइस से वाटर बनेगा तो आइस से वाटर में तो इंक्रीज होगी, लूज नहीं होगी स्पीड। आइस से स्टीम में भी इंक्रीज होगी, लेकिन स्टीम टू आइस, जब कोई स्टीम से कहा जा रहा है आइस में, स्टीम में तो स्पीड से दूर होंगी, स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन आइस सॉलिड फॉर्म है तो वहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाटर से इंक्रीज होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। जब क्या बन रही होगी आइस, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, लूज। 17 क्वेश्चन, सोलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, जब सोलिड मेल्ट होता है किसमें, लिक्विड में, तो क्या होगा, हम सबको पता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, हाँ नो डाउट काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में क्या होता है, कम। कॉम्प्रेसिबिलिटी इंक्रीज, कॉम्प्रेसिबिलिटी देखो इंक्रीज होती है सोलिड से किसकी तरफ, गैस की तरफ, तो ये भी ठीक है। तो इस ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो 17 का आंसर होगा डी। 450 केल्विन टेम्परेचर कैन बी रिटन एज अ सेल्सियस स्केल, जो 450 केल्विन टेम्परेचर है उसको आप कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम सबको पता है हमारा सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो हमें 273 को क्या करना पड़ता है, ऐड, ठीक है। और अब हमें केल्विन से कहाँ जाना है, सेल्सियस, तो 273 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 450 में से 273 को माइनस करो, 10 में से 3 गए 7, 14 में से 7 गए 7, 3 में से 2 गया 1, तो 177, मतलब कि आंसर नंबर इसको क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन, व्हेन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग फर्दर हीट एनर्जी विच इज सप्लाई, जब लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करता है तो फर्दर हीट एनर्जी विच इज सप्लाई क्या होता है, जो हम फर्दर अब लिक्विड बॉइल हो रहा है तो हम हीट एनर्जी सप्लाई करें तो वो क्या काम आ रही है, इज लॉस्ट इन सराउंडिंग एज मच, वो लॉस्ट होती है सराउंडिंग में। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लिक्विड, या एब्जॉर्ब एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय लिक्विड, हम सबको पता है कि वो ऑब्जॉर्व हो जाती है एज ए लेटेंट हीट, लेटेंट मतलब हिडन हीट की फॉर्म में। और हम सबको पता है, मैंने अभी भी डिस्कस किया है कि जब भी कोई स्टेट चेंज करेगा तो ए फर्स्ट इंक्रीज होने के बाद टेम्परेचर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो जो हमारे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेटेंट हीट की तरह, लेटेंट हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इज ऑब्जॉर्व एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय द लिक्विड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब 20th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हीट को रिलीज करती है, मतलब निकालती है अपने में से। फर्स्ट इज कंडेंसेशन, देखो खुद समझो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जब सॉलिड से लिक्विड बना तो मेल्टिंग हुई, लिक्विड से गैस बना तो क्या हुआ, इवेपोरेशन। गैस से लिक्विड,
तो मैंने क्या था, गैस से लिक्विड में हमारा क्या होता है, गैस से लिक्विड कन्वर्ट कर, गैस से लिक्विड क्या होगा, गैस से लिक्विड होगा कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड क्या होगा, फ्रीजिंग। तो हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज द हीट, इनमें से कौन से ऐसे प्रोसेसेस में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो खुद देखो कि जब हमारा क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, तो गैस से लिक्विड में हमारी हीट क्या होगी, गैस से लिक्विड में हीट हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। तो फर्स्ट तो कंडेंसेशन होगा, ठीक है। इवेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में तो हमें क्या हीट देनी पड़ती है, रिलीज नहीं होती, तो बी इसका आंसर नहीं है। फ्रीजिंग, जब लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तभी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट और क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेल्टिंग में भी हीट देनी पड़ती है, जब इस तरफ जाएंगे सॉलिड से गैस, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब गैस से सॉलिड वापस आएंगे तो ये हीट क्या हो रही है, रिलीज। तो कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, ऐसी प्रोसेसेस में हीट क्या होती है, रिलीज। तो इस वीडियो में क्वेश्चन हम 20 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम 20 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।